बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस नए लाइव सेशन में, इस वीडियो में। और ये सेशन क्लास 10th का आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की इस एक ही वीडियो के अंदर आपकी हिंदी की जो पहली वाली किताब है बच्चों, क्षितिज भाग 2, इसका हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इस वन शॉट के अंदर हम लोग पिछले 10 साल से, ठीक है, प्रीवियस 10 ईयर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिलेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा हाईली चांसेस हैं। ठीक है, और एक जरूरी सूचना, ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ काव्यखंड के लिए है। काव्यखंड यानी कि अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो पद सूरदास जी का, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी का, आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, और उत्साह अट नहीं रही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, यह दंतुरित मुस्कान फसल नागार्जुन जी का, और संगतकार मंगलेश डबराल इसका रहेगा। ठीक है, तो ये काव्यखंड वाली जो हमारा ये पूरा का पूरा सेशन है, जो वीडियो है, टोटल 6 पोएम्स, 6 कविताओं के लिए है। इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें आपके जितने भी गद्य होंगे, गद्य यानी कि जो आपके चैप्टर्स होंगे, टोटल 6 चैप्टर्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि छोटी छोटी वीडियोस में आप दोनों चीजों को समझ जाओगे। एक वीडियो बनाऊंगा तो 2-3 घंटे की बन जाएगी फिर। ठीक है, यस सर, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बना देरी करते हुए, आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो आप सारे बच्चे वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लेना। चलो शुरू करेंगे बच्चों अपनी कविता नंबर 1, जिसका नाम है सूरदास के पद। ठीक है, तो इससे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भाव की गहनता को किस प्रकार प्रकट किया है, सूरदास चरित या फिर रचित पदों के आधार पर बताइए। तो देखो भाई, गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह डूबी हुई हैं जैसे गुड़ में लिपटी हुई चींटी हो। वे अपने आप को उस पक्षी जैसा बताती हैं जो कृष्ण रूपी लकड़ी को मजबूती से पकड़े हुए हैं। वे अपने मन, वचन, कर्म से सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को ही सोचते हैं, रात दिन उनका नाम लेते रहते हैं। जैसे ही उद्धव जी के द्वारा उन्हें योग संदेश मिला, इन गोपियों का मन बेचैन हो गया और पुरानी बातें याद करके जब कृष्ण उनके साथ में थे तो और उनकी विरह की अग्नि जो है, वियोग की अग्नि, विछोह की अग्नि और ज्यादा जलने लगती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। तो बच्चों, गोपियों को ऐसा लगने लगा कि मथुरा जाकर कृष्ण अब पहले जैसे नहीं रहे। अब वे प्रेम की सीधी राह को छोड़ करके योग का ज्ञान बांटने में लग गए हैं। मथुरा पहुंचते ही शायद हरि राजनीति पढ़ आए हैं, यानी कि राजनीति में पारंगत हो गए हैं और वे अपने ही लोगों पर अब राजनीति अजमा रहे हैं। ना वे खुद आते, ना तो कोई प्रेम का संदेश भेजते, और क्या करते हैं, कृष्ण अब योग की शिक्षा का संदेश भेजते हैं। सब कुछ खत्म करना चाहते हैं योग की शिक्षा भेजकर। गोपियां कहती हैं कि अब कृष्ण नीति नहीं बल्कि अनीति का सहारा ले रहे हैं। यही वजह है कि वे उनसे कहती हैं अब हमारा मन हमें लौटा दो। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यशाली नहीं भाग्यवान अर्थात बड़भागी कहने के पीछे के क्या व्यंग है। अभी देखना और चीजें बताएंगे। तो पहले बड़भागी यानी भाग्यवान कहने के, तो गोपियां उद्धव को भाग्यशाली इसलिए कहती हैं, दरअसल वो कटाक्ष कर रही हैं उन पे। क्या गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम इतने समय से श्री कृष्ण के पास रहे हो, उनके साथ काम कर रहे हो, उनके प्रेम से तुम अछूते कैसे रह गए एकदम। कोई भी इंसान अगर कृष्ण के साथ थोड़ा सा समय भी बिता ले तो वो कृष्णमय हो जाता है, लेकिन तुम तो जैसे उनके स्पर्श से अछूते रह गए हो। तुम पर उनके प्रेम की कोई छाप ही नहीं पड़ी। प्रेम में डूबना तो बहुत दूर की बात है, छाप तक तुम्हारे इस हाव भाव पे नहीं दिख रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है भैया। तो उद्धव के प्रकृति को समझते हुए उनकी तुलना उस कमल पत्र से की गई है जो पानी में रहते हुए भी कभी गीला नहीं होता। इसी तरीके से उन्हें उस तेल से भरे घड़े जैसा कहा गया है जो पानी में तो डूबा होता है लेकिन फिर भी पानी उसमें समा नहीं पाता है ना। इस तरीके से दो तुलना, कमल पत्र और वो तेल और पानी का एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, उद्धव जी द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की जो विरह अग्नि थी, ठीक है, जो विछोह की अग्नि थी,
इसमें घी का काम कैसे किया। तो सबसे पहली बात, गोपियां पहले से ही कृष्णा जी के वियोग में जल रही थीं और उनके लौटने की एक जो आशा बची हुई थी वो भी अब कृष्ण ने स्वयं ना आकर योग के संदेश भिजवा के उस आशा को भी खत्म कर दिया। यह संदेश योग का उनके दुख और पीड़ा को और बढ़ा रहा है। पुरानी स्मृतियां फिर से उभर आई हैं, उनकी वृह अग्नि को और ज्यादा भड़का रही है, और कुछ नहीं, सिर्फ वृह अग्नि भड़का रही है। ठीक है, इस तरीके से। 6 क्वेश्चन है, मर्यादा ना लही, इसके माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। तो मर्यादा ना रही, लही बेसिकली कहकर गोपियां ये जताना चाहती हैं कि अब प्रेम की जो सामाजिक सीमाएं थीं वे टूट चुकी हैं। उन्हें विश्वास था कि कृष्ण भी उनके प्रेम को समझेंगे, लेकिन उन्होंने प्रेम संदेश की जगह योग का उपदेश भेजकर उनको छला है, उनके साथ छल किया है। तो अब प्रेम की मर्यादा नहीं रही, अब वो टूट चुकी है। ठीक है, गोपियों ने उद्भव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। तो गोपियों का कहना है कि योग का ज्ञान उन लोगों को देना चाहिए जिनका मन अस्थिर हो, चंचल स्वभाव वाले हों, जिनका मन अपने वश में ना हो। जो लोग प्रेम में स्थिर हो गए, जिनका मन कृष्ण में रम गया, उनके लिए योग का कोई मतलब ही नहीं बनता। वो स्वयं खुद उस योग से परे हो जाते हैं फिर। ठीक है, वो खुद योग से परे हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन, सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण, ये तो बता दिया। वैसे गोपियां पूरी तरह कृष्ण भक्त हैं, उनके कोमल हृदय में सिर्फ भक्ति के लिए जगह है, ना कि योग के लिए। योग उनके लिए ऐसा है जैसे कोई रोग हो, बेसिकली कोई बीमारी हो, जो उनकी वृह की अग्नि को और भड़काता है। तो सूरदास ने यह दिखाया कि गोपियों के लिए योग का मार्ग ना कभी जरूरी था, ना समझदारी का। प्रेम को छोड़कर योग को अपनाना उनके लिए व्यर्थ और कड़वे एक स्वाद की तरह है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन कहां गया? हाँ, ये रहा। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार एक राजा को अपनी प्रजा की भलाई करनी चाहिए, उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो लोगों को दुख दे। वह नीति का पालन करने वाला राजा होना चाहिए। लेकिन यहां कृष्ण ने तो नीति छोड़ अनीति का रास्ता दिखाया है। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि राज धर्म नहीं हो सकता, बल्कि है तो प्रेम और धर्म दोनों के साथ में अन्याय कृष्ण ने किया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, उसके बाद में सबसे आखिरी आएगा। गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्भव को कैसे परास्त कर दिया, उनकी विशेषताएं बताओ। तो विशेषताएं देखो बड़े ध्यान से। उद्भव जैसे बड़े ज्ञानी भी गोपियों के वाक् चातुर्य के आगे निशब्द हो गए। उनकी बोली, उनकी जो बातें उनके सामने निशब्द हो गए। गोपियां अपनी बात को बहुत साफ साफ और सच्चे भाव से कहती है, उनमें कोई बनावट नहीं होती। वे योग संदेश को बिना झिझक कड़वी ककड़ी जैसी बात बताकर ठुकरा देती है। उनके शब्दों में तीखा व्यंग्य है, जैसे वे कहती हैं, तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा जो कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम से छूता रह गया। इसके साथ ही उनकी बातें भावुकता से भी भरी होती हैं, जब वे कहती हैं कि हम तो अपने प्रेम को ठीक से कह भी नहीं पाए। गोपियों की यही वाक शक्ति उन्हें विलक्षण बनाती है। क्या बनाती है? विलक्षण बना देती है उन्हें। ठीक है, और सबसे आखिरी क्वेश्चन है बच्चों इस पोयम का। तो क्वेश्चन है, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा? हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? तो देखो, हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं, इस पंक्ति में गोपियां जो है वो सीधे कृष्ण पे तंज कसती हैं। वो ये कहती हैं कि हरि अब प्रेम नहीं, नीति और चालाकी की भाषा बोलने लगे हैं। उनके अनुसार राजनीति अब एक ऐसा माध्यम बन गई है जिसमें सच्चाई, धर्म, कर्तव्य और संवेदना का कोई मतलब ही नहीं है। आज की राजनीति भी ठीक ऐसी ही है, जहां सिर्फ स्वार्थ, छल, अवसरवादिता का बोलबाला है। सच्चा धर्म, न्याय और नीति सिर्फ बातों में रह गया है। असलियत में तो नेता एक दूसरे को धोखा देकर, झूठ फैलाकर और जनता की भावनाओं से खेलते हैं। यही कारण है गोपियों की ये बात आज भी उतनी ही सटीक लगती है जितनी की गोपियों ने अपने टाइम पे कही थी। ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पोएम नंबर 1 है ये पूरा हो गया। अब एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताओ, आपकी जो पोएम 1 है ये तो पूरी हो गई। अब आप रेडी हो पोएम यानी कि कविता नंबर 2 के लिए? अगर तैयार हो और समझ में आ गई है कविता नंबर 1, तो जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो यस सर हम तैयार हैं। और तब तक जिस भी बच्चे ने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिए। आपके लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, तो लाइक जरूर करें। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना।
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी सर, हेलो हेलो, यस सर जी, हम तैयार हैं। वेद फायर वाले मोजी, जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे वीडियो को जरूर से लाइक करिए, जिसने भी नहीं किया। यस सर जी, तैयार हैं। यस सर, वी आर रेडी। चलो चलो चलो, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मतलब अगले पोयम को। तो देखो, क्लास 10th हिंदी की कविता है हमारी दूसरी, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। क्वेश्चन नंबर 1, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूटने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो देखो, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद में जब परशुराम ने गुस्सा दिखाया उस धनुष के टूटने पर, तो लक्ष्मण जी ने कई बातों के जरिए तर्क दिए। क्या क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हमने तो बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़ डाले, लेकिन तब आपने कभी नाराजगी नहीं दिखाई। हमारे लिए तो सारे धनुष समान हैं, वे इस विशेष धनुष से इतना लगाव क्यों है आपको? इससे टूटने से ना कोई विशेष नुकसान हुआ, ना कोई बड़ा लाभ। राम जी ने तो इसे एक नया धनुष समझकर हाथ लगाया, तो हाथ लगाते वो अपने आप टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना किसी ठोस कारण के गुस्सा कर रहे हैं, ये क्रोध आपके शोभा नहीं देता है, ठीक है। तो लक्ष्मण जी अपने संवाद में परशुराम जी को इस तरीके से बेसिकली बातों बातों में अपनी सारी बातें कह गए हैं, वो भी विनम्रता से, लेकिन कटाक्ष करते हुए, ठीक है। अब दूसरा, परशुराम जी ने सभा में आकर अपने विषय के बारे में क्या कहा जब उन्हें पता चला कि किसी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया। तो परशुराम जी ने सभा में अपने बारे में बताते हुए कहा, मैं ब्रह्मचारी हूं और क्षत्रियों का संहारक हूं। मैंने पूरी पृथ्वी को बार बार क्षत्रियों से मुक्त करके ब्राह्मणों को दान में दिए। क्षत्रिय ऐसे क्षत्रिय जो खराब थे। मैंने सहस्रबाहु की भुजाएं काट दी। मेरा फरसा बेहद घातक है, तो मुझसे टकराकर अपने माता पिता को शोक में डालोगे। गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है मेरे फरसे की गर्जना सुनकर, इतनी ताकत है मेरे अंदर। तो परशुराम जी अपने बारे में ये बातें बताते हैं, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण जी ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं। तो लक्ष्मण जी ने यह बात स्पष्ट कही कि सच्चे वीर कभी व्यर्थ की डींगे नहीं मारते, वे अपने कार्यों से वीरता दिखाते हैं। जो युद्ध भूमि में अपने अस्त्र शस्त्र से प्रताप दिखाते हैं, वही असली योद्धा होते हैं। जो सिर्फ बातों से डराने का काम करें, वो तो कायर हैं, वो तो कायर हैं। जो युद्ध भूमि में अस्त्र शस्त्र दिखाएं, जो बातों से ना डराएं, अपने वही होते हैं असली योद्धा, है ना। जो बातों से डराने वाले होते हैं वो असली योद्धा नहीं होते, ऐसा कहा इन्होंने। अगला, साहस और शक्ति के साथ में विनम्रता होना जरूरी है, इस पर अपने विचार लिखो। बहुत अच्छी बात है, विनम्रता, साहस और शक्ति, इसका संतुलन बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बलवान है और उसमें नम्रता नहीं है, तो उसका साहस भी अहंकार में बदल जाएगा। विनम्र व्यक्ति मुश्किलों में भी शांति से सोचता है, जबकि जो विनम्र नहीं होते हैं वे भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। इसीलिए ताकत के साथ नम्रता होना व्यक्ति को महान बनाता है और पावरफुल और ग्रेट बनाता है, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन में बेसिकली हमें भाव स्पष्ट करना है, जैसे बेहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनुसी महाभट मानी, पुनि पुनि मोहु देखब कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। तो लक्ष्मण जी ने परशुराम की बातों का उत्तर देते हुए हंसकर कहा, हे मुनिवर, आप निसंदेह एक महाबली योद्धा हैं, लेकिन आप बार बार जिस प्रकार ये फरसा दिखा रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी पहाड़ को एक सांस में उड़ाने चले हों। लक्ष्मण के शब्दों में व्यंग्य है और परशुराम जी की जो क्रोध अग्नि है वो और भड़क जाती है, ठीक है। अगला, यहाँ कुमड़वतिया कोई नहीं, जो तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी यहाँ पे कहते हैं, मैं कोई कच्चा कुमेड़े का फल नहीं हूं जो केवल उंगली दिखाने से मुरझाऊं, यानी कि छुई मुई का पेड़ नहीं हूं, छूते ही मुरझाऊं। आप ये बार बार फरसा धनुष बाण दिखा रहे हो ना परशुराम जी, लेकिन मैं आपकी किसी बात का उत्तर मैंने नहीं दिया घमंड से भाई। यहाँ लक्ष्मण जी संकेत करते हैं कि कमजोर नहीं है वे, ना ही डरकर पीछे हटने वालों में से हैं, ठीक है, और सम्मान से उनको बात किया है, ओके। सर कल आईटी का क्लास लेना, ओके, देखेंगे अगर हमारे पास पेपर आएगा कहीं से तो हम आपको करवा देंगे। क्वेश्चन 6, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्य की विशेषता लिखिए।
तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्य की विशेषता सबसे पहला, तुलसीदास कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्य शैली का बहुत ही सुंदर और सशक्त प्रयोग किया गया है। यह व्यंग्य मुख्यतः लक्ष्मण जी की वाणी में झलकता है। ज्यादातर व्यंग्य किसने किया है बच्चों? लक्ष्मण जी ने किया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि शिव जी के धनुष टूटने से ऐसा क्या नुकसान या हानि हो गई, अगर ना टूटता तो ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धि हो जाती। वे यह भी व्यंग्य करते हैं कि बार बार फरसा दिखाने से क्या हम डर जाएंगे, क्या हम कोई छुई मुई के पौधे हैं। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि हम भी क्षत्रिय हैं जो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं। यहां पर राम भी व्यंग्य से पीछे नहीं हटे। जब परशुराम पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा, तो राम ने विनम्रता के साथ कहा, यह कार्य तो आपके किसी सेवक ने ही किया होगा। तो इस संवाद में व्यंग्य का सौंदर्य पूरे प्रसंग को रोचक और प्रभावशाली बनाता है। सर आपकी आवाज अच्छी है, सर आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हो वो भी अच्छा है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो बेसिकली मैं यही ट्राई करता हूँ कि जैसे एक बच्चे को समझ में आ सकता है, अलग अलग तरीके से मैं अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें हैं, जैसे कि बालकु बोली बधो नाही, थोड़ी इसमें अलंकार क्या है तो अनुप्रास है। कोटि कुलुस संवचनु कुम्हारा, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है ना, कुछ ऐसी बातें हैं। तो आपकी जो पोएम 1 है वो पूरी हो गई है एंड आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्या वो आप लोग तैयार हो अपनी तीसरी कविता के लिए? ठीक है, तीसरी कविता के लिए आप सारे बच्चे रेडी हो? जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया लाइक करना, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो जल्दी से। पोएम 3 कविता 3 के लिए रेडी हो? अगर हाँ तो बस जल्दी से बोल लो हाँ सर हम तैयार हैं, फिर आगे बढ़े। अंजी सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हमारा क्लास 10th का कविता नंबर 3 जिसका नाम है आत्मकथ्य बाय जयशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन 1, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो देखो दरअसल जयशंकर प्रसाद जी आत्मकथा लिखने से इस कारण से बचना चाहते हैं क्योंकि उनको जीवन में कोई ऐसा विशेष कार्य है ही नहीं जो भी अपनी आत्मकथा में बताकर समाज के सामने प्रेरणा के रूप में रख सकें। उनका जीवन तो सामान्य जो व्यक्ति होता है उससे भी कुछ गया गुजर दुखपूर्ण रहा है, जिसे वे बेसिकली पब्लिकली नहीं करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उनके निजी दुख निजी संघर्ष समाज में उजागर हों, इसीलिए कभी आत्मकथा लिखने में रुचि नहीं दिखाते हैं और इस विषय से ज्यादातर दूरी बनाए रखते हैं। ठीक है, इस वजह से दूरी बनाए रखते हैं। सर नेक्स्ट कृतिका की किताब, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट जो हमारी रहेगी अगली वाली किताब कृतिका की किताब उसकी लाइव सेशन रहेगी। ठीक है, अगला देखो, स्मृति को पाथे बनाने का आशय। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, ध्यान से देखो। कवि का जीवन अनेक संघर्षों कष्टों से भरा रहा है, उसके आगे के जीवन में अब कोई विशेष आकर्षण या उत्साह बचा ही नहीं है। लगातार दुखद अनुभवों ने उसे भीतर से निराश कर दिया। ठीक है, तो स्मृति को पाथे बनाने का आशय क्या हो गया कि जब कोई पथिक कोई यात्री अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की इच्छा खो देता है तब उसे पाथे ही ऊर्जा देता है कि वह फिर से चल पड़े। ठीक वैसे ही कभी भी अब अपने जीवन में उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की किसी पाथे की आवश्यकता है। इसीलिए वह अपने अतीत की कुछ मधुर सुखद स्मृतियों को ही जीवन यात्रा का पाथे बनाना चाहता है। उन्हीं यादों को आधार बनाकर वह आगे की शेष जिंदगी को जीने की प्रेरणा जुटाना चाहता है और उन्हीं को संबल बनाकर दुखों से उबरने की कोशिश करता है। ठीक है, उन्हीं से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आत्मकथा सुनाने के लिए अभी समय उचित नहीं है। कवि ऐसा क्यों कहता है? तो कवि के अनुसार अभी का समय उसकी अपनी आत्मकथा लिखने के लिए सही इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन में जो संघर्ष उन्होंने झेले हैं वे किसी के लिए आदर्श कवि बन ही नहीं सकते हैं। उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे बताकर वे समाज को प्रेरित कर सकें। उनका जीवन का जो अनुभव है वो किसी कुछ खास ऐसा है नहीं जो वो समाज के सामने अपनी बायोग्राफी में लिख सकें। इसीलिए वे मानते हैं कि आत्मकथा सुनाने का अभी फिलहाल में कोई उचित वक्त नहीं आया है। ठीक है, राइट टाइम अभी नहीं आया है। फिर यहाँ पे भाव स्पष्ट करना, जैसे मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में याते से मुस्काया कर जो भाग गया। कवि कहता है कि उसने जो सुख स्वप्न में देखा वह वास्तविक जीवन में उसे कभी नहीं मिला। जो आनंद वो प्रेममयी छाया बस स्वप्न तक ही सीमित रही। जब उसने उस सुख को पकड़ना चाहा वह जैसे छूते ही उड़ गया।
स्वप्न में दिखने वाली वह छवि वास्तविकता में कभी आई ही नहीं। ठीक है, और एक आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे, नहीं आखिरी नहीं, अभी और आएंगे। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। आंसर, यहां कवि अपनी प्रेमिका की जो स्मृतियां, जो सुंदरता है, उसका चित्र खींचते हुए यह कहता है कि मेरी प्रेमिका, उसके गालों की लालिमा इतनी मोहक थी कि उषा की लालिमा भी उसके गालों की लालिमा के सामने फीकी लगती थी। कवि इन पंक्तियों में नारी के सौंदर्य के माध्यम से प्रेम की जो मधुर भावना है, इसको यहां पे प्रकट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर आज लेखक, वृत्त लेखन, गृह कार्य और विज्ञापन लिखन प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी हम लोग एक सैंपल पेपर, सैंपल नहीं, पीवाईक्यू पेपर में डिस्कशन करेंगे ना, तो उसी के अंदर आपको ये सारी चीजें समझा देंगे जो भी आपने पूछे हैं। ठीक है, लेखन वगैरह, पत्र हो गए, ईमेल, संदेश, सब बताएंगे। अगला, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों में, इससे कवि क्या कहना चाहता है? तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वह उन सुंदर पलों की गाथा कैसे गाए जो अब बीते समय का हिस्सा बन गए हैं। वह उन स्मृतियों को सबके सामने उजागर नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वे उनकी अनुभव उसकी आत्मा से जुड़े हुए हैं, वे इतने निजी हैं कि उनका वर्णन भी उसके लिए कठिन हो गया। यह सुखद अतीत अब केवल स्मृति में रहकर ही, स्मृति में ही रह गया है, इसीलिए उसे उजागर करना कवि के लिए वो खुद उसको उचित नहीं समझता है। ठीक है, अगला, कवि ने अपने देखे हुए सुख का वर्णन किस रूप में किया है? ठीक है, जो सुख देखा है, तो कवि ने सुख की कल्पना को एक सुंदर नारी, अपनी प्रेमिका के रूप में देखा है। वह उसकी स्वप्न सुंदरी रही है, हर एक की स्वप्न सुंदरी होती है जिसे वह पाने की चेष्टा करते हैं, परंतु वह हमेशा छूट जाती है। जब वह उसके आलिंगन में उसे लेना चाहता है, बाहों में भरना चाहता है, वह मुस्कुराकर गायब हो जाती है। यह अधूरा सुख ही कवि के जीवन का यथार्थ बन जाता है। इस सुंदर चित्रण में, इसका सुंदर चित्रण इन पंक्ति में किया गया है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अभी हमने इसका जो सॉल्यूशन है, जो व्याख्या, वो भी देखी थी, है ना। चलो जी, यहाँ पे हमारी तीसरी कविता भी पूरी हो गई। अब एक बार सारे बच्चे जल्दी से बोलो, क्या आप लोग तैयार हो कविता नंबर 4 के लिए? अगर हाँ तो जल्दी से बोलो फिर यस सर हम तैयार हैं। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे वीडियो को, सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिए। आपके लिए अभी हम और भी यहाँ पे लाइव सेशन अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, अभी कम से कम 3 से 4 लाइव सेशन आपके लिए भी और आएंगे, 3 से 4 लाइव। ओके, तो सारे बच्चे बताते चलो। अंजी सर समझ गए, वेरी गुड। जिसने भी लाइक नहीं किया सारे बच्चे लाइक कर दो फटाफट से। ओके सर तैयार हैं, तो चलो फिर हम भी तैयार हैं। अब आता है हमारा यहाँ पे क्लास 10th का हिंदी की जो कविता है हमारी 4, उत्साह अट नहीं रही है। तो देखो, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? तो इस कविता का नाम उत्साह इसलिए रखा गया बच्चों, क्योंकि इस कविता में कवि ने बादलों की गर्जना को एक नई चेतना, एक नई जोश का प्रतीक माना है। कविता में ओज और प्रेरणा का भाव भरा हुआ है, जो लोगों को निष्क्रियता से निकालकर कर्म और क्रांति को, सिंपल सी बात है, आलस से और निष्क्रियता से निकालकर कर्म की ओर, क्रांति को लेकर जाता है। कवि की भाषा और भाव में बहुत ही एनर्जी है, ऊर्जा है, इसीलिए इसे उत्साह बनाना सार्थक माना कवि ने। ठीक है, तो यहाँ पे उत्साह हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहे हैं? तो उत्साह कविता में बादल जो है ना, वो कोई प्राकृतिक तत्व नहीं, बल्कि एक प्रेरक शक्ति है, एक मोटिवेशनल एनर्जी है। क्या? वह प्यास बुझाने वाला, चेतना जगाने वाला, नई कविता और कल्पना का वाहक और साथ ही परिवर्तन लाने वाला एक रूप है। बादल निडरता का स्वरूप है, ओजस्विता का स्वरूप है, नवीन सोच का प्रतीक यहाँ पे दिखाया गया है। ये ऐसा प्रतीक है जो समाज में नई दिशा देने के लिए समाज को प्रेरित करता है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, उत्साह कविता में कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कह रहा है? हैं? ये कैसा क्वेश्चन है भाई कि बादलों का काम होता है फुहार, रिमझिम करना, बरसना, लेकिन कवि कहता है ये सब मत करो, गरजो। ऐसा क्यों? तो निराला जी यहाँ पे ये कहते हैं कि बादल केवल बरसने के लिए नहीं है, बल्कि गर्जना करने की अपेक्षा उनसे की जाती है। इसकी वजह यह है कि कवि बादलों को चेतना और क्रांति का प्रतीक मानता है। अब देखो, जैसे कि शब्द है गर्जना, गर्जना शब्द विद्रोह, हिम्मत,
साहस इसका संकेत करता है। तो कवि ये चाहता है कि बादल शांत रहने के बजाय समाज में नई जागृति इसका संदेश दें, लोगों को उठकर बदलाव के लिए प्रेरित करें। इसीलिए वह उन्हें गरजने को कहता है, बरसने को नहीं। किस लिए कहता है? गरजने को, बरसने को नहीं। ठीक है, ऐसे करके आप समझ लोगे। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर है 4। कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो फागुन मास में वसंत ऋतु का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। पेड़ पौधे पर नए पत्ते, रंग बिरंगे फूल, मंद सुगंधिताएं हवाएं, कोयल की मधुर आवाज, ये सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो किसी भी सहृदय व्यक्ति को मोहित करते हैं। निराला जी तो स्वभाव से ही प्रकृति प्रेमी थे, इसलिए फागुन के सौंदर्य ने उन्हें इतना आकर्षक किया कि उनकी दृष्टि उससे हट ही नहीं रही थी। इसीलिए कवि निराला की फागुन की सुंदरता यहाँ पे बताई जा रही है कि वो उनकी नजर वहां से हट ही नहीं रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? तो प्रकृति की विशेषता बतानी बेसिकली। तो देखो, कविता अट नहीं रही में निराला जी ने फागुन मास की जो सुंदरता है इसके माध्यम से प्रकृति की विशालता और व्यापकता को दर्शाया है। कवि ने बताया कि यह सौंदर्य केवल किसी एक स्थान पर सीमित नहीं है। इस फागुन के महीने में ये दरअसल पूरे वातावरण में व्याप्त है। पंक्ति घर घर भर देते हो न केवल फूलों की सुंदरता को दर्शाता है, बल्कि उस सुगंध, उस उल्लास को भी जो हमारे मन को छू लेती है। उड़ने को पर करना जैसे ये जो प्रतीक प्रयोग हैं, इससे कवि ने पक्षियों की उड़ान के साथ साथ मन के भीतर एक नई उमंग, नई उड़ान की भावना को भी यहाँ पे बताया है। फागुन का ये प्राकृतिक विस्तार मनुष्य के अंतर्मन से जुड़ जाता है, जिससे उसकी व्यापकता और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। क्या होता है? बन जाता है। ठीक है, तो बस यही था हमारा क्वेश्चन। तो टोटल 5 क्वेश्चन है आपकी इस तीसरी वाली कविता से, चौथी वाली कविता से। तो आई होप चौथी कविता के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अपनी 5वीं कविता की तरफ। तो एक बार सारे बच्चे बताओ, 5वीं कविता के लिए आप लोग तैयार हो? और चौथी समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से बोलो, फिर हम लोग आगे बढ़े हैं। जी सर, हम तैयार हैं। ओके सर, सैंपल पेपर करा दो प्लीज। बिल्कुल, इस सेशन के बाद में हम लोग सैंपल पेपर डिस्कशन करेंगे अपना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगली पोएम, अगली कविता की तरफ। 5वीं देखो, क्लास 10th हिंदी की कविता नंबर 5 है, क्या निराश हुआ जाए। तो पहला क्वेश्चन, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान कवि के मन को भीतर तक छू जाती है। वो इतनी कोमल मुस्कान है, इतनी निष्कुल है कि जैसे किसी सूने जीवन में फिर से उमंग भर दे, इतनी प्यारी मुस्कान है। कवि को ये मुस्कान इतनी मोहक लगती है कि कवि कहता है कि वह मृत शरीर में भी प्राण फूंक दे, इतनी प्यारी मुस्कान है। ये बच्चे की मुस्कान जीवन के सारे तनाव, दुख, थकान, इसको पल भर में मिटा देने की शक्ति रखती है। कवि के लिए यह मुस्कान केवल चेहरे की मुस्कान ही नहीं, बल्कि एक एनर्जी है, एक पावर है जो मनुष्य के भीतर आशा का और आनंद को जगा देती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या डिफरेंस होता है? तो बच्चे की मुस्कान पूरी तरीके निश्चल होती है, स्वाभाविक होती है, भावनाओं से परिपूर्ण होती है, उसमें कोई भी बनावट, कोई भी कपट नहीं होता। ठीक है, कोई स्वार्थ वगैरह दिखावा नहीं होता। वो केवल मन की प्रसन्नता उपजती है और सामने वाले को सच्चा आनंद देती है। इसके विपरीत आज एक बड़े व्यक्ति की जो मुस्कान है वो परिस्थिति के अनुरूप होती है। उसमें छल होता है, उसमें स्वार्थ होता है, उसमें औपचारिकता होती है, उसमें राजनीति चालाकी छिपी होती है। बच्चे की मुस्कान जहां निर्मल झरने की जैसी होती है, तो बड़ों की मुस्कान कभी कभी नकाब जैसी लगने लगती है। कैसी? नकाब के पीछे की मुस्कान। ओके, तीसरा क्वेश्चन, कवि नागार्जुन जी ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो देखो, कवि नागार्जुन जी ने बच्चे की दंतुरित मुस्कान को अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली बिंबों के माध्यम से प्रस्तुत किया। सबसे पहला, नागार्जुन जी ने कहा कि बच्चे की ये मुस्कान इतनी जीवंत होती है कि मृत शरीर में भी जीवन का संचार कर सकती है। और कवि को ऐसा लगता है कि मानो कमल का फूल तालाब को छोड़कर सीधे किसी झोपड़ी में खिल उठा हो।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह मुस्कान पत्थर जैसे कठोर मन को भी पिघला सकती है। कवि ने बबूल और बांस जैसे कंटीले और रूखे पौधों की तुलना में बच्चे की मुस्कान को इतना कोमल बताया कि जैसे उन्हें भी स्पर्श करके शेफालिका के फूलों की कोमलता मिल गई हो। इन सभी बिंबों के माध्यम से कवि ने यह बताया कि एक मासूम बच्चे की मुस्कान में कितनी गहराई, कोमलता और संवेदना होती है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि पंक्ति का भाव लिखना है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। इस पंक्ति में कवि ने शिशु की मुस्कान और उसके सौंदर्य की तुलना तालाब में खिले कमल से की है। कवि जब धूल में सने मुस्कुराते बच्चे को देखता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कमल ने तालाब छोड़ दिया हो और उसकी साधारण सी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। यह पंक्ति शिशु की निश्चल मुस्कान की सुंदरता को बहुत ही भावपूर्ण ढंग से प्रकट करती है और यह दिखाती है कि सुंदरता केवल प्रकृति में ही नहीं, एक मासूम बालक के चेहरे पर भी खिल सकती है। ठीक है, केवल प्रकृति में नहीं, सुंदरता जो है एक मासूम बालक के चेहरे पर भी खिल सकती है। अगला क्वेश्चन, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। क्वेश्चन किया है, भाव क्या है इसमें? तो इस पंक्ति में कवि स्वयं को कठोर हृदय वाला मानता है जो बबूल या बांस की तरह रूखा और निष्ठुर होता है, लेकिन जब शिशु की कोमल मुस्कान उसके स्पर्श का अनुभव करती है तो उसका कठोर मन भी एकाएक कोमलता से भर जाता है। कभी को ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा का जो रूखापन था वो हट गया है, वहां से अब शेफालिका के कोमल फूल झरने लगे हों। यह पंक्ति शिशु की मासूम मुस्कान की करुणा और संवेदना की शक्ति को सुंदर बिंबों के माध्यम से यहाँ पे दर्शाती है, दिखाई गई है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, कवि के अनुसार फसल क्या है? फसल के हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो कवि नागार्जुन जी के अनुसार फसल एक उत्पाद नहीं बल्कि एक प्राकृतिक और मानवीय प्रयासों का सुंदर परिणाम है। इनके माध्यम से नदियों का जल, धरती की मिट्टी, सूर्य की किरणें, बहती हवाएं, सबसे महत्वपूर्ण किसान का श्रम भी इसमें शामिल होता है। कवि का मानना यह है कि इन सभी तत्वों के सामूहिक योगदान से ही कोई फसल अस्तित्व में आती है। फसल में केवल अन्न ही नहीं बल्कि किसान का पसीना, मेहनत और जीवन का सपना भी शामिल होता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि फसल में जितना महत्व सूरज, पानी, मिट्टी का है, उतना ही महत्व उस मेहनती हाथ का भी है जिसने बीज बोया, सींचा, उसकी देखभाल की। कवि के अनुसार अगर किसान का परिश्रम ना हो तो बाकी सभी प्राकृतिक संसाधन भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहना श्रम के प्रति आदर भाव को प्रकट करता है। ओके, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच सा हवा की थिरकन का। इन पंक्तियों का भाव क्या है? तो देखो, इस पंक्ति में कवि ने फसल को केवल जमीन पर उगने वाला अन्न ही नहीं बल्कि प्रकृति की रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना है। कैसे? फसल में सूर्य की किरणों का तेजी से आना उसका जीवनदायिनी रूप दिखाई देता है, साथ ही हवा की नरम थिरकन से उसमें झलकती है। इन पंक्तियों में कवि यह संकेत करता है कि फसल में सूर्य और हवा जैसे प्राकृतिक तत्वों की छाया होती है जिससे वह हरी भरी जीवंत बनती है। यह पंक्तियां फसल की महत्व को एक सुंदर काव्यात्मक रूप में यहां पे दर्शाती हैं। चलो अगला क्वेश्चन। अब यहां पे देखो, एक आखिरी क्वेश्चन है कि कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। अब ये कैसा क्वेश्चन है? कवि ने फसल को कहा कि यह हजारों हजारों खेतों की मिट्टी के गुणधर्म है। तो पहला, मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? तो देखो, मिट्टी का गुणधर्म उसकी उर्वरता, उसकी पोषण क्षमता, जीवनदायिनी शक्ति को दर्शाता है। मिट्टी में मौजूद खनिज, जैविक तत्व, सूक्ष्म जीवाणु यही फसल की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। मिट्टी, जल,
आवश्यक पोषक तत्वों को अपने अंदर संचित करके धीरे धीरे फसल को प्रदान करती है, जिससे फसल का पोषण होता है। यदि मिट्टी में यह गुण ना हो तो बीज उगाना, उसको बढ़ाना, फसल पूरी तरीके से असंभव हो जाएगी। इसीलिए किसी भी मिट्टी का गुणधर्म ही उस फसल की नींव तय करता है। जितने अच्छे गुणधर्म मिट्टी में होंगे फसल भी उतनी अच्छी होगी। अब इसी का एक छोटा सा पार्ट हमारा ये वाला है कि मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हम आम व्यक्तियों की क्या भूमिका हो सकती है। तो मिट्टी के गुणधर्मों को बनाए रखने के लिए उसे बेहतर बनाने में हमारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे हमें रासायनिक खादों की बजाय जैविक खाद और कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। वृक्षारोपण और हरियाली हमें बढ़ानी चाहिए, जैसे मिट्टी का क्षरण ना हो, इससे प्लास्टिक और रासायनिक अपशिष्ट को मिट्टी में ना फेंकें। हम वर्षा जल संचयन और फसल चक्र जैसे उपाय अपनाकर हम मिट्टी की उर्वरता को और बनाए रख सकते हैं। मिट्टी की रक्षा का दायित्व केवल किसानों का नहीं है, बल्कि किसानों के साथ साथ हम सभी का भी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। अब यहाँ पे ये भी पोएम हमारी पूरी हो गई। अब हम सबसे लास्ट अपनी छठी पोएम जो है, छठी कविता, इसका डिस्कशन करेंगे। तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताओ, क्या आप लोग अब तैयार हो अपनी छठी कविता को समझने के लिए? अगर हाँ तो जल्दी से लिखो यस सर जी हम तैयार हैं। और तब तक जिस भी बच्चे ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, सारे बच्चे वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशनल फ्यूल, एनर्जी की तरह काम करता है। आप जितना ज़्यादा लाइक करते हैं हमें उतना और मोटिवेशन मिलता है बच्चों। तो लाइक जरूर करें जिसने भी अभी तक नहीं किया है। सर यहाँ तक तो ढंग से समझ में आ गया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। यही तो चाहिए, समझ में आ गया। और जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो आप याद करते चलो मेरे साथ साथ, है ना। चलो जी, अब हमें 5 मिनट और लगेंगे, ओनली 5 मिनट्स, देन हमारा ये जो वीडियो है पूरा हो जाएगा। अब देखो, अब हमारी क्लास 10th की हिंदी कविता नंबर जो है 6। ठीक है, देखो अब हम क्लास 10th की हिंदी की हमारी जो कविता नंबर 6 संगतकार, इसका डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो कवि संगतकार के माध्यम से उन सभी लोगों को संकेत करता है जो स्वयं केंद्र में नहीं होते हैं, लेकिन किसी मुख्य कलाकार की सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं जो मंच पर भले ही मुख्य रूप से आपको दिखाई ना दें, लेकिन पर्दे के पीछे से वाद्य यंत्र, सुर, ताल, भाव से मुख्य गायक कलाकार का सहारा बनते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा स्टेज शो होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक माइक लिया हुआ जो व्यक्ति होता है, आप उसके सॉन्ग को सुन रहे होते हैं, उसकी वॉइस को सुन रहे होते हैं, लेकिन म्यूजिक कहाँ से आ रहा है, गिटार कौन बजा रहा है, डपली कौन बजा रहा है, ठीक है, सितार कौन बजा रहा है, जो उसके पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक है वो कौन, इस पे कभी हमारा ध्यान गया? नहीं गया। तो यही होता है हमारा संगतकार। ठीक है, कवि इन सहायक व्यक्तियों को ध्यान खींचते हैं जो हर कला में संगति देकर किसी भी परिस्थिति को सफल बनाते हैं और फिर श्रेय से वंचित रह जाते हैं। श्रेय मिलता है सिर्फ उस व्यक्ति को जो मंच पे होता है केवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन के क्षेत्रों में दिखाई दे सकते हैं? इनके संगतकार जैसे जो सपोर्टर हैं, ठीक है ना, को सपोर्टर, वो कहाँ कहाँ दिखाई दे सकते हैं? तो संगतकार जैसी भूमिका केवल संगीत तक ही सीमित नहीं है। हर क्षेत्र में जहां कोई मुख्य चेहरा है और उसके पीछे सहायक है, वो संगतकार है। जैसे सिनेमा में सहायक अभिनेता, ठीक है, डबिंग आर्टिस्ट, कैमरामैन, स्टंटमैन नहीं होते हैं। राजनीति में नेताओं के पीछे कार्यकर्ता, राजनीतिकार, प्रचारक, ये सभी होते हैं। खेल जगत में कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेनर। शिक्षा में प्रयोगशाला सहायक, अब जैसे मैं हूँ, मैं भी आपके लिए संगतकार हूँ, क्योंकि मैं भी पर्दे के पीछे से आपके एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, है ना। तो मैं भी एक प्रकार के संगतकारी सहायक हूँ आपके लिए, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो ऐसे करके आप समझ लोगे। चलो तीसरा, संगतकार कविता के आधार पे बताइए कि संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक और गायिकाओं की मदद करते हैं। तो देखो बच्चों, संगतकार मुख्य गायक या गायिका की मदद कई तरीके से कर सकता है। जब गायक का स्वर टूटने लगता है तब वह उसे सहारा देता है और उसे यह एहसास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। जैसे आपने एक बहुत पुराना गाना है, उसमें मैं गाने का नाम नहीं लूंगा, उसमें जब गाना गाते हैं, ठीक है, वो गाना यशोदा माता से संबंधित है, ठीक है। तो वो जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनका स्वर टूटने लगता है, तो उनके साथ में उनकी जो क्या नाम है, नातिन कह लीजिए, नातिन नहीं, भतीजी कह लीजिए, ठीक है, पोती कह लीजिए, वो फिर स्वर गाती है ना। आपने वो गाना भी सुना होगा।
तो जब गायक जटिल सुरों में खो जाता है तब संगीतकार सुर को संभालकर गायक का आत्मविश्वास बनाए रखता है। वह अपनी आवाज को गायक से ऊपर उठाकर उसे मात नहीं देता, बल्कि अपने स्वर को नियंत्रित रखकर मुख्य कलाकार की सफलता में मदद करता है। कभी वह वादक की भूमिका निभाता है तो कभी थके हुए गायक को आराम देने के लिए पीछे खड़ा रहता है। इस तरह संगीतकार बिना देखे भी गायक की पर्दे के पीछे से पूरी मदद करता है। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, भाव स्पष्ट करना है हमें। तो यहाँ पे हमें लाइनें दी गई हैं, बेसिकली 4 लाइनें। क्या लाइनें हैं? और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो भाव क्या होगा इसका? देखो, यह पंक्तियां संगीतकार की संकोच भरी भूमिका को महत्व देती हैं। इस कविता में कवि ये बताना चाहता है कि संगीतकार की आवाज में जो हिचक महसूस होती है वो उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी विनम्रता और सम्मान है। वो ये जानता है कि अगर उसकी आवाज मुख्य गायक से ज्यादा ऊंची हुई तो गायक की पहचान कम हो जाएगी, इसीलिए वह खुद को पीछे रखता है। यही उसकी असली महानता है, क्योंकि वह सफलता का हिस्सा होते हुए भी खुद को महत्व देने की कोशिश नहीं करता है। इस हिचक को कभी विफलता नहीं बल्कि इंसानी और समझदारी गुण मानता है। ठीक है, आगे फिर यहाँ पे बच्चों 5वां क्वेश्चन है। एक सेकेंड। ठीक है, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगीतकार उसे बिखेरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की भूमिका को बताइए, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, होता क्या है, जब गायक तार सप्तक यानी कि जो उसका जो गला है, आप ये समझ लो, वो काफी ऊंचाई पर पहुंच जाता है ना, काफी तेज, काफी ऊंचाई और थोड़ा सा थमने लग जाए, यानी कि स्वर बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाए और उसका स्वर जो है थोड़ा अस्थिर हो जाए, शब्द टूटने लगे, बिखरने लगे। इस वक्त गायक की आवाज सही तरीके से नहीं टिक पाती है और उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। तब ऐसे में संगीतकार अपने सुर के माध्यम से पीछे से उस बिखराव को वही पकड़ लेता है, कैच कर लेता है और गायक की मदद करना शुरू कर देता है। वह निरंतर मुख्य धुन को दोहराता रहता है, जिससे गायक का स्वर फिर से संतुलित होने तक वो करता है। यानी संगीतकार गायक का सहारा बनकर उसकी कमजोरी को छिपाता है और उसे सफल बनाने में एक अहम भूमिका भी निभाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा हुआ। ओके बच्चों, तो आई होप आपको यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे सारे के सारे। आगे ना बच्चों समझ में, जल्दी बताओ। और इस प्रकार हमारा ये सेशन पूरा हुआ। अब जो हमारा अगला सेशन होगा बच्चों, ठीक है, अगली वीडियो, अगला लाइव सेशन, उस लाइव सेशन के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने दूसरे वाले खंड को, गद्य खंड है सर। गद्य खंड क्या? हाँ, गद्य खंड चैप्टर्स को। अब हम सेकंड वाली जो लाइव होगी उसके अंदर ये जो चैप्टर्स हैं आपके चीज के, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वाली में। तो सारे बच्चे अब मिलना आप मुझे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहो। और ये सेशन आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाइव सेशन में जरूर बताइएगा। ओके, सेकंड लाइव अभी थोड़ी देर में होगी, 10-15 मिनट में हो जाएगी आपकी सेकंड लाइव। तो मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में। इस सेशन को यानी कि काव्य खंड को देखने के लिए आपका धन्यवाद और आपकी अच्छी प्रिपरेशन, अच्छी प्रैक्टिस आई होप इस वीडियो से जरूर हुई होगी। कोई भी आपका फीडबैक सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना आके, ठीक है, ताकि मेरे पास आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपनी तरफ से तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।